हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं L24 न्यूज। खबर है मोतिहारी से, जहां जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा गांधी मैदान मोतिहारी में बिहार रग्बी खेल के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। बिहार के कोने कोने से आए रग्बी खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी महिला एवं पुरुष का प्रशिक्षण जिला प्रशासन मोतिहारी एवं नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी द्वारा एक सप्ताह से चली आ रही थी, जहां रग्बी प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। नवयुवक पुस्तकालय मोतिहारी द्वारा एक सप्ताह से चली आ रही रग्बी प्रशिक्षण शिविर का आज समापन किया गया। इस समापन सत्र के अवसर पर प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष रग्बी खिलाड़ियों के द्वारा एक मैच का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी प्लेयर को जर्सी देकर मैच आरंभ किया एवं मैच के उपरांत उन्होंने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सफलता पाने के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भारतीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर में नालंदा की श्वेता शाही भी शामिल थी, जो लगातार 6 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 बार सिल्वर और 2 बार ब्राउन जीत चुकी हैं। उनके साथ ही कविता कुमारी भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वे ब्रुनेई एशियन चैंपियंस में भाग ले चुकी हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप में भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली आरती कुमारी एवं सपना कुमारी भी शामिल थी। ये दोनों उस भारतीय टीम के सदस्य थीं जो भारतीय टीम एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। वहां पर बिहार की आरती कुमारी बेस्ट स्कोर का खिताब से नवाजी गई थी। इन सभी के अलावा बिहार के सीनियर रग्बी प्लेयर गौरव कुमार प्रशिक्षक बिहार रग्बी टीम, राहुल कुमार प्रशिक्षक बिहार रग्बी टीम। इस प्रशिक्षण शिविर में 6 महिला खिलाड़ियों एवं 4 पुरुष खिलाड़ियों का चयन भारतीय प्रशिक्षण शिविर में किया गया, जो 9 अक्टूबर 2021 से 9 नवंबर 2021 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रारंभ होने जा रही है। महिला खिलाड़ियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। महिला वर्ग में श्वेता शाही, कविता कुमारी, सपना कुमारी, अंतिमा कुमारी, स्वीटी कुमारी, नेहा कुमारी। वहीं पुरुष वर्ग में गौरव कुमार, राहुल कुमार, दीपक कुमार और हर्षराज। इसकी जानकारी बिहार रग्बी संघ के महासचिव पंकज कुमार ज्योति ने दिया। उन्होंने बताया कि हमारे 10 खिलाड़ी में से 3 महिला वर्ग में से एवं 2 पुरुष वर्ग में से अंतिम रूप से भारतीय टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं। इस अवसर पर श्री अनुराग कश्यप जिला परिवहन पदाधिकारी, श्री राकेश रंजन श्रम अधीक्षक, श्रीमती मेघा कश्यप वरीय खेल पदाधिकारी, श्री नितेश कुमार जिला गोपनीय पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता अमृता कुमारी, ज्योति कुमारी, गुप्तेश्वर कुमार जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्री त्रिलोक कुमार सचिव बैडमिंटन एसोसिएशन मोतिहारी आदि उपस्थित थे। यहाँ पे ट्रायल कैंप लगाया था, तो उसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के द्वारा नवयुवक पुस्तकालय के माध्यम से इनको गोद लिया था, बॉयज़ एंड गर्ल्स की टीम। बहुत सारे छात्र जो है प्रतिभावान हैं, इंटरनेशनल नेशनल खेले हुए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं निखारने की आवश्यकता है। तो उनकी जो बेसिक नीड्स है, कैंपिंग हो गया, रहने का और भोजन का, इसका प्रशासन ख्याल रख रहा है। लेकिन हमारे लिए गर्व की ये बात है कि आप देखे होंगे कि फिजिकल स्ट्रेंथ में भी ये काफ़ी आगे है और बॉयज़ एंड गर्ल इक्वली कॉम्पिटेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी यहाँ से जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोटो है हमारा, वो भी यहाँ पे सफल होते दिख रहा है। और फिटनेस इंडिया, फिट इंडिया जो है, वो कैंपेन भी हम इनको देख के लग रहा है कि कोविड-19 में जो है इस तरह के गेम को अगर हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित जो है इंडिया फिट भी रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। मोतिहारी शहर के मेन रोड स्थित आवासीय होटल में हुई छापेमारी, आपत्तिजनक स्थिति में 2 धराए और संचालक गिरफ्तार। खबर है मोतिहारी से, जहां शहर में संचालित सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने रविवार शाम छापेमारी कर शहर के मेन रोड पानी टंकी स्थित मीरा आवासीय होटल में आपत्तिजनक स्थिति में एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। मामले में होटल संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से थाने पर पूछताछ की जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार एसपी नवीन चंद्र झा को सूचना मिली थी कि शहर के एक होटल में सेक्स रैकेट का संचालन होता है, जिसके आधार पर एएसपी अभियान को छापेमारी का निर्देश दिया गया। छापेमारी टीम में प्रशिक्षु डीएसपी विनीता सिन्हा, सीओ संतोष कुमार सुमन, दरोगा राकेश कुमार शामिल थे। छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। इस छापेमारी के बाद होटल को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
शहर के होटल में हुए इस तरह के छापेमारी से होटल संचालकों में मचा है हड़कंप। छापेमारी के बाद युवक युवती सहित होटल के मालिक को हिरासत में लेकर होटल को सील कर दिया गया। बताते चले कि होटल के फ्रिज से 4 पैकेट शराब भी पुलिस ने बरामद किया है और होटल मालिक के मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। छापेमारी के दौरान सदर प्रशिक्षु डीएसपी सीओ संतोष कुमार सुमन, एसआई जितेंद्र कुमार सिंह सहित दर्जनों महिला एवं पुरुष पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं होटल सील करने के बाद सीओ संतोष कुमार सुमन ने घटना की पुष्टि की। यहाँ पुलिस की छापेमारी पड़ी थी। कुछ आपत्तिजनक लोगों को यहाँ पर शराब बरामद हुआ। इसी आलोक में इस होटल को सील किया गया है। खबर है पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, जहां बेतिया नगर थाना क्षेत्र द्वार देवी चौक पर ट्रांसफार्मर में आग लगी। वहीं आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना मिलने पर विद्युत विभाग से इलेक्ट्रीशियन आए तो उस ट्रांसफार्मर के एरिया के जुड़े बिजली का तार काट दिया गया, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। खाजे कला क्षेत्र के नाथ कोल्ड स्टोर के समीप सुदर्शन पथ पर दिन दहाड़े अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। खबर है राजधानी पटना से, जहां अपराधियों का कहर लगातार जारी है। आए दिन हत्या, लूटपाट, चोरी जैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस वजह से स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति खासा आक्रोश है। ताज़ा मामला पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के नाथ कोल्ड स्टोर के समीप सुदर्शन पथ पर सोमवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक सवार युवक को ताबड़तोड़ गोली मारकर फरार हो गए। वहीं घायल युवक को आनन फानन में एनएमसीएच अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल से 4 खोखा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने मृतक युवक की पहचान मेहंदीगंज थाना क्षेत्र निवासी प्रमोद कुमार के रूप में किया है। चिकित्सकों की माने तो युवक को 6 गोली मारी गई है, जिसमें 4 गोली सर में व 1 गोली पेट में। वहीं मृत युवक के पीड़ित भाई ओम प्रकाश ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, जहां पीड़ित भाई ने बताया कि खाजे कला निवासी धन्नो उर्फ रानी नामक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं पीड़ित भाई ने हत्या का आरोप प्रेमिका की मां और भाई पर लगाया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच में जुटी हुई है। वहीं सिटी डीएसपी अमित सरन ने बताया कि मृतक युवक अपनी पत्नी से अलग रहकर धन्नो उर्फ रानी के पास पिछले 6 महीने से रह रहे थे, इसलिए सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और मृतक युवक को लगभग 5 से 6 गोली मारी गई है, जिसकी जांच की जा रही है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये जो व्यक्ति था, ये अपनी पत्नी से अलग होकर रह रहा था 6 महीने से। एक और औरत है, इसी के साथ ये रह रहा था 6 महीने से। उसका पहले शादीशुदा है। तो अभी हम इसी एंगल पे काम कर रहे हैं कि मैं भी किसी चीज़ को लेकर कोई राइवलरी हो, ऐसे और अन्य बिंदुओं पर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। कितनी गोलियां मारी गई है सर, क्या जानकारी है? 4 या 5 गोली मारी गई। कहाँ के रहने वाले थे सर ये? कौन जगह है? मेहंदीगंज। क्या नाम है सर इनका? प्रमोद कुमार दास के द्वारा मिला था जानकारी कि आपके भाई के गोली मार दिया गया। अच्छा। तो हम दौड़ल पहले यहाँ आए तो यहाँ देखे कि वो डेथ कर चुका है। अच्छा। और अभी बाकी पूरे जानकारी हमारे पास नहीं। हमने देखा यहाँ पर उनका लाश भाई का पड़ा हुआ है। काम क्या करते थे? वो काम अभी कुछ नहीं, प्लास्टिक का दाना वाना तैयार करते थे। क्या नाम है उनका? प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं का काटका मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में है, काटका पुल के पास। नहीं, आपको कैसे ये जो अच्छा, क्या लग रहा है आपको घटना के बारे में? क्या लग रहा है? घटना के बारे में तो हमरा 2 पर शक जाता है। एक वो लड़की का जिससे गर्लफ्रेंड है ना, उसका भाई मारा होगा या उसका पति मारा, बस यही 2 का। गर्लफ्रेंड का परेशानी हुआ था? हाँ, लड़की का 3 बच्चों की माँ है। अभी क्या करने आए थे यहाँ पर? उसी के पास रहता है, उसी के पास खाना पीना सोना बैठना सब कुछ करता है। हाँ, सब उसी के पास। लड़की का क्या नाम है? लड़की का क्या नाम है? लड़की का हम लोग धन्नू धन्नू बोलते हैं, उसका नाम ओरिजिनल नहीं जानकारी है। अच्छा, लड़की कहाँ रहती है? वहीं पर रहती है, शंकर वाटिका मंदिर के पास। कौन थाना क्षेत्र में? खाचे कल्ला थाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर श्री में हुए घटना के बाद पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में आज पटना में कारगिल चौक पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार की तानाशाही है और ऐसी निंदनीय घटना होने के बाद भी सरकार विरोधियों को गिरफ्तार करने के बजाय प्रियंका गांधी जैसे नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यह सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है। तो वहीं NSUI की नेत्री मानसी झा ने बताया कि यह सरकार रेप जैसी घटना और कई तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने की प्रयास करती रहती है और इस घटना को भी दबाने में लगी हुई है। उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ सड़क पर उतरे हैं। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अत्याचार किया जा रहा है उस आंसुओं को पोंछने के लिए जब प्रियंका गांधी जी उनके पास जब जा रही थी तो उनके बर्बरता से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उनके ये जो गुंडा राज है वहाँ यूपी में जो योगी सरकार जो कर रही है वो बहुत ही गलत है और उनको हत्यारों को पकड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। फिर भी वो क्या बोलते सरकार को कुछ भी वो आंखों पे पट्टी बांध के और हत्यारों को नहीं पकड़ती है। और यही नहीं, आज से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आज जो रेप कांड जितना कुछ हुआ है आज तक उनको कभी भी न्याय नहीं दिया गया है। और जब भी राहुल गांधी जी पिछले बार गए तो उनको धक्का दिया गया। इस बार प्रियंका जी जब गई है तब उनको धक्का दिया गया है। आखिर ये गुंडा राज कब तक चलते रहेगा? किसका पुतला दहन किया गया? ये आज योगी का पुतला दहन किया गया है क्योंकि वह सिर्फ एक गुंडा है जो कि महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मानसी झा, पटना विश्वविद्यालय NSUI अध्यक्ष। जहाँ पर सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे थे कि किसानों की जायज मांगों को लेकर के कुछ कदम उठाए जाएंगे, यहाँ सीधे तौर पर किसानों की हत्या कर दी जा रही है। और प्रियंका गांधी जी उनके परिवार वालों से मिलने जा रही हैं, उनके आंसू पोंछने देने जा रही हैं। तो बजाय हत्यारों को पकड़ने के, बजाय उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, अजय बिष्ट के पुत्र को पकड़ने के, प्रियंका गांधी जी को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में पूरा कांग्रेस परिवार सड़कों पर है और योगी आदित्यनाथ सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति ने नरसंहार किया है अजय बिष्ट के पुत्र को, योगी सरकार को गिरफ्तार करना होगा, चाहे जितना भी संरक्षण दे दे। कांग्रेस परिवार चुप बैठने वाला नहीं है। और प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से डिटेन किया गया, मानो ऐसा लगता है कि पूरे देश में कानून की राज है कानून, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। किसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर हैं? किसका पुतला दहन किया? आज हमने योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया है क्योंकि उनके प्रदेश में हत्याएं, बलात्कार चरम पर है और किसानों के नरसंहार करने वाले व्यक्तियों को, हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए हमने आज योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। मोतिहारी सदर हॉस्पिटल ANM स्कूल की छात्राओं ने किया भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन। मौके पर CS नदारद। वहीं ANM के छात्राओं ने जिला प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर लगाई गुहार। अच्छा खाना मिल जाता जिस दिन हम लोग स्वास्थ्य कर्मचारी हो गए कि हम लोग स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं सर। और आज हम लोग अपना खाना खाते हैं, रात में खाना बना हुआ सवेरे खाते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, हम दूसरे को प्रशिक्षण देंगे, क्या प्रशिक्षण देंगे? 300 रुपया लगता है, उसको कम करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ऊपर से हम लोग मानसिक रूप से मेस वाला शोषण करता है, घर पे खाना नहीं देता है, कोई भी चीज लिमिट पे देता है, दोबारा मांगने पर नहीं देता। बोलता है जिसको बोलना है जाके बोल दो, हमको डर किसी से नहीं लगता। जहाँ कंप्लेन कीजिए उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे हम लोगों को बोलता है कि मेरा सब जगह पैर भी है, सब जगह पैर भी। कौन बोलता है? मेस वाला? सब जगह पैर भी है। उसका नाम मालूम है? पुष्कर राय। अच्छा, तो इसका शिकायत नहीं किए पहले सिविल सर्जन से? भूखे हैं और जब तक हम लोग का मेस चेंज नहीं होगा कोई लड़की नहीं खाना खाएगी, कोई नहीं खाएगी। इसके लिए हम लोग हॉस्पिटलाइज होंगे तो होंगे, लेकिन तो अभी आप लोग खाना नहीं खाए? कल रात से खाना नहीं खाए? जब तक हम लोग का मेस चेंज नहीं होगा नहीं खाएंगे। खबर है मोतिहारी से, जहां सदर हॉस्पिटल स्थित ANM स्कूल के छात्राओं ने मेस को बदलने को लेकर मेस संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए
छात्रावास के छात्राओं को मेस में अच्छा खाना नहीं खिलाने, जिससे छात्राओं का स्वास्थ्य आए दिन बिगड़ने का आरोप लगा है। छात्राओं का कहना है कि उन लोगों ने इस संबंध में कई बार सीएस को आवेदन दे चुकी है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हर बार 2 दिन का समय मांगा जाता है, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं होती है और नतीजतन खराब खाना होने से आए दिन छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक ना रहे, वे दूसरों के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखेंगे। धरना व भूख हड़ताल पर बैठे सैकड़ों छात्राओं ने सीएस के आने तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ने का प्रण ली हुई है। फिलहाल सीएस हॉस्पिटल में नदारद है, तो वहीं भूख से परेशान भरभराए गले और छलकते आंखों से मीडिया के सामने छात्राओं ने बिलखते हुए मेस को बदलने को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। अब देखना है कि आखिर कब तक सिविल सर्जन आते हैं और इन छात्राओं की मांग पूरी होती भी है या नहीं। मोतिहारी से लाइव 24 न्यूज़ ब्यूरो चीफ प्रभाकर निराला की रिपोर्ट। हाँ बोलिए, आप लोग क्यों यहाँ पे खड़ी हैं? हम लोग के हॉस्टल के मेस में खाना नहीं, एक एक करके बोलिए, ये बोल लेंगे फिर आप लोग बाद में बोलिएगा। हाँ बोलिए। हम लोग के हॉस्टल के मेस में अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, खाना बहुत ही घटिया दिया जाता है। हमेशा आए दिन हमेशा लड़की लोग बीमार होती रहती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? हम लोग खाना नहीं खाएंगे जब तक इसका कोई निदान नहीं होगा। सुबह से आप लोग कुछ नहीं खाए हैं? कल रात से ही नहीं खाए। नहीं, कल रात से कुछ नहीं खा रहे हैं और कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम लोग खाना नहीं खाएंगे। बासी खाना दे रही है, दिन का सुबह का बनाया हुआ खाना हम लोग को रात में दिया जा रहा है। ऐसे कितना दिन चलेगा? खाना आए दिन हमेशा खाना में कीड़ा निकलता है, खाना कभी टाइम पे नहीं मिलता और ना खाना कभी टाइम पे मिलता है। ड्यूटी का टाइम है 8 बजे, खाना मिलता है 11 बजे। जब भी खाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि टाइम पे खाना देने के लिए, खाना अच्छा नहीं है तो बोलते हैं कि जिसको जाकर कहना, जो कंप्लेन करना कर दो, हमको किसी से डर नहीं लगता। पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन को तेजी के साथ किया जाएगा डेवलप, ये कहना है उद्योग मंत्री का। जिले में टेक्सटाइल की अपार संभावनाएं हैं। शीघ्र ही बनाया जाएगा जिले को टेक्सटाइल का हब और कुमारबाग में होगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण। खबर है पश्चिमी चंपारण से, जहां माननीय मंत्री उद्योग विहार श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिमी चंपारण जिले को टेक्सटाइल का हब बनाने की अपार संभावनाएं हैं। जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन को शीघ्र ही टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। साथ ही कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल पार्क का भी निर्माण कराया जाएगा। वे चनपटिया स्टार्टअप जोन में आयोजित उद्योग विभाग की योजना की समीक्षात्मक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बेतिया मॉडल की ख्याति देश विदेश में पहुंच गई है, अब यह बिहार मॉडल बन चुका है। बेतिया मॉडल की तर्ज पर बिहार के अन्य जिलों में भी कार्य कराया जा रहा है तथा जिन जिलों में अब तक इस दिशा में कार्य नहीं कराया गया है, वहां अविलंब कार्य कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेतिया मॉडल बेहतर है, इसे और डेवलप कराया जाएगा। बियाडा की ओर से जिले को प्रोडक्शन का हब बनाने की दिशा में भरपूर प्रयास किया जा रहा है। माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी पर तेजी के साथ कार्य कर रही है। शीघ्र ही इसे अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। इस पॉलिसी के लागू होने के उपरांत लगभग 7,000 करोड़ रुपए की राशि टेक्सटाइल एवं लेदर उद्योगों को विकसित करने के लिए मिल जाएगी। उक्त पॉलिसी एक गेम चेंजर साबित होगा। आगे उन्होंने कहा कि बेतिया मॉडल को विकसित कराने में जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण की सराहनीय भूमिका रही है। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी चनपटिया स्टार्टअप जोन की तरह जोन बनाने की दिशा में जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग कार्य कर रहा है। उन्होंने माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थलों को चिन्हित करने को कहा, जहां चनपटिया स्टार्टअप जोन की तरह जोन का निर्माण कराया जा सके। इस अवसर पर सूरत के व्यवसायी रमेश भाई धमौलिया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली के अन्य जगहों से जुड़े राम अग्रवाल सहित अन्य व्यवसायियों से माननीय मंत्री ने फीडबैक प्राप्त की तथा कहा कि बिहार सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार सरकार उद्यमियों को काफी रियायत सुविधा आदि मुहैया कराएगी। वहीं माननीय मंत्री द्वारा बिहार सरकार के अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा कहा गया कि इस योजना के तहत पात्र लाभुकों को हर हाल में लाभ पहुंचाया जाएगा। किसी भी सूरत में गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ब्रजेश मल्होत्रा, अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार ने कहा कि स्टार्टअप जोन में अपना उद्योग संचालित करने वाले उद्यमियों को स्टार्टअप जोन में मशीन, रॉ मटेरियल मंगाने,
फिनिश्ड मटेरियल को बाहर भेजने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उद्योग विभाग द्वारा दी जा रही है। इसके लाभ लेने के लिए जिला उद्योग केंद्र को आवेदन समर्पित करें। इस अवसर पर माननीय सांसद संजय जायसवाल, माननीय राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, माननीय विधायक रामा सिंह, माननीय विधायिका रश्मि वर्मा ने जिले के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने सुझाव से अवगत कराया। समीक्षात्मक बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया कुंदन कुमार द्वारा स्टार्टअप जोन की शुरू से लेकर अब तक की जर्नी की जानकारी माननीय मंत्री सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण को विस्तार पूर्वक दी गई। उन्होंने कहा कि जिला नव प्रवर्तन योजना अंतर्गत चनपटिया स्टार्टअप जोन को विकसित करने में जिला प्रशासन की पूरी टीम समन्वित प्रयास कर रही है तथा जिले के अन्य क्षेत्रों यथा रामनगर एवं हरनाटाड़ में शीघ्र ही अन्य स्टार्टअप जोन फंक्शनल कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। तदुपरांत माननीय मंत्री एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा स्टार्टअप जोन में संचालित सभी उद्योगों का बारी बारी से मुआयना किया गया तथा उद्यमियों से फीडबैक लेते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार रेणु देवी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग नारायण शाह, माननीय विधायक उमाकांत सिंह सहित पंकज कुमार दीक्षित, निदेशक उद्योग विभाग बिहार एवं उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता नंदकिशोर शाह सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बेतिया से लाइव 24 न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। आज चनपटिया आए सर, अभी नई टेक्सटाइल पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें चनपटिया को ध्यान में रख के है। बेतिया को टेक्सटाइल का हब बनाना है। अगर कोई टेक्सटाइल पार्क हमें केंद्र से मिलेगा तो कुमारबाग में उसको बनाने की योजना है। हमने पहले से जगह छोड़ रखी है। कुशेश्वर स्थान एनडीए प्रत्याशी के नामांकन यात्रा में जाने से पहले दरभंगा में माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि कुशेश्वर स्थान की जनता एनडीए को अपना मत दी थी जब स्वर्गीय शशि भूषण हजारी ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन अब उनके बेटे को एनडीए ने टिकट दिया है और हम भी उनके नामांकन में जा रहे हैं। साथ ही महागठबंधन को लेकर बड़ी बात बोल दी और कहा कि यह अवसरवादी गठबंधन है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नामांकन के साथ होगा और जहां तक भाजपा की बात है वो किस रूप में इस चुनाव को देख रही है और विपक्ष जो है चुनाव से पहले ही बिखर रहा है। देखिए, देश यहाँ राज्य की जनता, कुशेश्वर स्थान की जनता ने 20 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में अपना भाव प्रकट किया था। वहाँ माननीय स्वर्गीय हजारी जी को जिता कर आज उनके लड़के को एनडीए ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम समझते हैं कि स्वर्गीय हजारी जी के प्रति वहाँ जो लोगों के मन के अंदर भाव है वह और एनडीए का जो काम है, इसके सामने विपक्ष एकजुट रहे, विपक्ष टुकड़े टुकड़े में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बाबा कुशेश्वर नाथ के आशीर्वाद से भारी मतों से कुशेश्वर स्थान जीतने जा रहे हैं। जो राजद है वो अलग वहाँ पे दावेदारी दी है और कांग्रेस भी अब तैयारी में है, तो इसको किस नज़र से? अरे ये तो पहले पता था, इनका गठबंधन ये अवसरवादी पार्टियां हैं। ये अवसर देख के एक होते हैं, अवसर देख के अनेक होते हैं। तो इसलिए इनकी क्या बात करते हैं। बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है कि बिहार का भला एनडीए ही कर सकती है। माननीय नीतीश कुमार जी और तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है और इस काम में जनता को पूरा भरोसा है कि एनडीए ने जो कैंडिडेट दिया है वही बिहार के अंदर सही लकीर खींचने वाला है, बिहार के विकास की दिशा में सही कदम बढ़ाने वाला है। इसलिए हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि कुशेश्वर स्थान हमारा सीट था और रहेगा और भारी मतों से हम लोग कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जीतने जा रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र के गायत्री नगर वार्ड नंबर 14 मधेपुरा की निवासी मनोज कुमार के पुत्री शालिनी कुमारी ने नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 में 17वां रैंक लाकर अपने माता पिता, गुरु और मधेपुरा का नाम रोशन किया है। शालिनी कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां वंदना कुमारी और पिता मनोज कुमार एवं गुरु रूपेश कुमार को दी है। इनके सफलता पर जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ मधेपुरा के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अभिषेक कुशवाहा, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ बिहार के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर रूपा कुमारी एवं जदयू मधेपुरा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इफ्तेखार आलम उर्फ गुड्डू ने शालिनी कुमारी को कॉपी, कलम आदि देकर सम्मानित किए और मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दी। वहीं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। मधेपुरा संवाददाता अमन कुमार की रिपोर्ट।
बगहा में पैदल यात्रियों के लिए खुला वाल्मीकि नगर नेपाल बॉर्डर। लंबे अरसे के बाद खुला बॉर्डर और बॉर्डर खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि अभी गंडक बराज से पैदल ही लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। बराज से अभी भी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जाने पर रोक है। एक जरूरी सूचना, परसों शाम से यह व्यक्ति जो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, इन्हें अपने घर का पता भूल गए। वे बाजार निकले थे लेकिन बाजार से अपने घर वापस नहीं आए। दिनांक 22/9/2021 को शाम 4 बजे से ये अपने घर से लापता हैं। इनके घर वालों ने काफ़ी खोजबीन किया लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। किसी भी व्यक्ति को एक किसी जगह पर दिखे तो कृपया कर इस नंबर पर सूचना दें। उनके पुत्र दीपक कुमार का नंबर है 7033 11 11 98। फिर से एक बार और नोट कर लीजिए, 7033 111198। ये है ब्रिजमोहन गुप्ता जो पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। जी हाँ, तो आप गौर से देख ले इस शख्स को। अगर ये कहीं भी दिखाई दे तो इसकी जानकारी कृपया कर उनके पुत्र दीपक कुमार को बताए गए नंबर पर जानकारी दें और जानकारी देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। धन्यवाद। खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां छौड़ा दानो मोतिहारी रोड में नारायण चौक पर किसान महासभा एवं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में योगी व मोदी का पुतला फूका। आगे किसान नेताओं ने कहा, यूपी में भाजपा की योगी सरकार किसानों की हत्या राज में तब्दीली हो गई है, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं भाकपा माले जिला सचिव प्रभुदेव यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों का हत्याकांड रचकर आंदोलन को हिंसक बनाने का षड्यंत्र रचा है। काला झंडा लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री का शांतिपूर्ण विरोध के लिए जा रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा एवं उसके शागिर्द ने अपनी गाड़ी चढ़ाई और गोलियां चलाई। अब तक 8 किसानों की मौत हो चुकी है और यूपी में अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू है। कृषि प्रधान देश में किसान विगत 10 महीने से संघर्षरत है एवं 600 से भी अधिक की संख्या में शहादत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दमन के जरिए न्याय की आवाज़ को नहीं दबाई जा सकती। भाजपा मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने और प्रत्येक मृत किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। पुतला दहन के दौरान जिला सचिव प्रभुदेव यादव, प्रखंड कमेटी सचिव रूपलाल शर्मा व उपेंद्र यादव, शेख असहाब, मोहन राम, मुनीराम, राकेश कुमार, पन्नालाल यादव, अकबर मियाँ शामिल हैं। छौड़ा दानो से संवाददाता राम प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। अपनी गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई, गोलियां चलाई है, जिसमें अब तक के रिपोर्ट के अनुसार 8 किसानों की मौत हो चुकी है और यूपी में भाजपा की योगी सरकार किसानों की हत्या राज में तब्दील हो गई है। आप लोग जानते हैं कि देश के किसान विगत 10 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, संघर्ष चला रहे हैं। संसद में जो किसानों के खिलाफ में काला कानून लाया गया है, देश के किसान कह रहे हैं कि यह जो 3 कृषि काला कानून है यह हमारे हित के लिए नहीं है। हमारी खेत और खेती नीलाम हो सकती है। हम लोग अपने गांव समाज में यदि यह कानून लागू होगी तो हम गुलाम हो सकते हैं। वो विगत 10 महीनों से कह रहे हैं देश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, कि जो मोदी सरकार के जरिए नया कृषि बिल जो लाया गया है यह हमको मंजूर नहीं है। और कल 3 अक्टूबर को शांतिपूर्ण काले झंडा के साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए वहां के किसान आगे बढ़ रहे थे। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के भीड़ पर, किसानों की जत्था पर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई, गोली चलाई। अब तक रिपोर्ट के अनुसार 8 किसानों की मौत हो गई है। इसलिए हम यहाँ पुतला दहन में हम सभी लोग शामिल हैं कि देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री, यूपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसके राज में किसानों की लगातार हत्या हो रही है, यूपी से लेकर दिल्ली में निर्दोष लोगों की भाजपा की सरकार लगातार पुलिस को सामने करके गोलियां चलवा रही है। इसका विरोध होना चाहिए।
इसके खिलाफ प्रतिवाद होना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री को आपको देश के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों को रोड पर आना होगा, किसानों को आना होगा, तब आपकी खेती बाड़ी सुरक्षित रह सकती है। इसलिए हम लोग आए हैं। ये जो पुतला यहाँ आपके सामने मौजूद है, ये देश के प्रधानमंत्री का है, यूपी के मुख्यमंत्री आपको जोगी का है। जो सरकार किसानों की हत्या करा रही है उसमें शामिल है, और बिहार में भी यूपी मॉडल को लागू करने की कोशिश हो रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मूसलाधार बारिश के बीच बनारस के लिए जन जागरण पद यात्रा में किसानों का जत्था बनारस के लिए रवाना हुआ। कई प्रांतों के किसान हुए शामिल। पद यात्रा के दौरान बीते दिनों रात में पद यात्रा चंद्रहिया के ऐतिहासिक धरती पर पहुंचे। बता दें कि भारी मूसलाधार बारिश के बीच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गांधी जी की जयंती पर उनकी कर्मभूमि चंपारण से लाल बहादुर शास्त्री जी के कर्मभूमि बनारस तक प्रधानमंत्री से 10 सवालों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का जत्था सामूहिक नेतृत्व के किसान जन जागरण पद यात्रा पर बनारस के लिए कूच कर गए, जिसमें हजारों किसानों ने भारी बारिश के बावजूद गांधी संग्रहालय मोतिहारी में एकत्रित होकर गांधी जी की मूर्ति पर पहले माल्यार्पण किए। जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता अक्षय कुमार, संयोजक नवनिर्माण किसान संगठन के नेतृत्व में पद यात्रा शुरू हुई। चंपारण के किसानों ने लोकनीति सत्याग्रह पदयात्री किसानों व नौजवानों का जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके पूर्व नरसिंह बाबा मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था, जहां सभा में बिहार के किसान नेता सह पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, शाहिद कमाल, गांधीवादी अशोक भारत, चंपारण से किसान नेता विजय पांडे, हरदयाल कुशवाहा, आनंद प्रकाश, आलोक चंद्रा, किसान सभा से रामश्रय सिंह, राम बच्चन तिवारी, अशोक पाठक आदि लोगों ने किसानों का स्वागत किया। पद यात्रा में ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रतिनिधि के रूप में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, केरल इत्यादि राज्यों से किसान नौजवान शामिल हुए हैं। मोतिहारी से प्रभाकर निराला की रिपोर्ट। वो किसान को बचाने के लिए आए थे, आप किसान को मारने के लिए क्यों खड़े हैं? इस संदेश को लेकर हम बनारस 2 अक्टूबर पर आप लोग ने गांधी स्मारक से एक पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? पदयात्रा का उद्देश्य यही है, करीब करीब आज से 104 साल पहले गांधी जी इस मिट्टी पर आए थे। किसान के लिए जो कानून लगा था, पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में उन्होंने आवाज बुलंद किए थे और किसान का मुक्ति के लिए ये आंदोलन को आगे बढ़ाए थे, पूरा देश के लिए लेकर गए थे। आज 104 साल बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जी उसी गुजरात से आकर पूरा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, पूरा देश में किसान को फंसाने के लिए, मारने के लिए कानून बना रहे हैं। इसलिए गांधी जयंती से उस मैसेज, उस संदेश को लेकर हम बनारस जा रहे हैं। जो गांधी जी ने क्या संदेश दिए थे, वो किसान को बचाने के लिए आए थे, आप किसान को मारने के लिए क्यों खड़े हैं? इस संदेश को लेकर हम बनारस जा रहे हैं। चंपारण के धरती पर किसानों का समूह आया है, जो देश भर के किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये गांधी स्मारक से चंद्रहिया और जीवधारा भाया पिपरा कोटी होते हुए कोटवा तक जाएंगे और इस स्वागत में कई किसान जुटे हुए हैं। हमारे साथ किसान एकरामुल भाई है। एकरामुल भाई, आप लोग बड़ी गर्मजोशी से किसानों का स्वागत कर रहे हैं। ये किसान तो मोदी विरोधी हैं। जी नहीं, मोदी का विरोध क्यों? ये मोदी के विरोध नहीं, ये इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है अनाज का, वो उसको बाकायदा दृढ़तापूर्वक कानून बना करके लागू किया जाए। और जो काले कानून जो किसानों को लूट लेने के लिए जो बनाए जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, और इसके खिलाफ जो पदयात्री किसान जो है सो जो अपना सर्वत्र निछावर करके, घर द्वार छोड़ करके जो पद यात्रा करके बनारस तक जा रहे हैं, हम चंपारण के लोग पूर्णतः उनके इन जायज़ मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का आप स्वागत कर रहे हैं यहाँ, ये पदयात्री जा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य है कि यहाँ के किसान जो उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जो यूपी से आए हैं, उनका मेन उद्देश्य है
यह जो वर्तमान सरकार है वो रोजगार विरोधी है, किसान विरोधी है, देश विरोधी सरकार है। यह किसान का शोषण कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग जो किसान जो अंग्रेज लागू किया था उसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फार्मिंग को ही लागू करना चाह रहा है। यह तो किसान आज हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग लगाया लेकिन एक भी नहीं बेचा। हमारा दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे सरकारी कंपनी लगाए लेकिन एक भी नहीं बेचे। उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी 66 कंपनियां लगाई, एक भी नहीं बेचा। हमारे लगभग यहाँ की जो भाजपा का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे 10 कंपनियां लगाए लेकिन एक भी नहीं बेचे। हमारे राजीव गांधी भी बहुत सारे कंपनियां लगाए, एक भी नहीं बेचे। आज हमारे देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, विश्वनाथ प्रसाद बने थे, सब लोग उद्योग लगाए लेकिन नहीं बेचे। लेकिन एकमात्र नरेंद्र मोदी आज वर्तमान हमारे भारत का शासक बना है जो एक भी उद्योग नहीं लगाए, एक भी कंपनी नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने 33 कंपनियां बेचने का काम किया है। इसलिए हमारे देश के हर राज्य के लगभग लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से किसान आए हैं। जिस तरह महात्मा गांधी जी ने जो अंग्रेज के खिलाफ एक बिगुल क्रांतिकारी बिगुल फूंकने आए थे हमारे मोतिहारी में, चंपारण में, चंद्रहिया में, तो उसी तरह आज ये किसान लोग आए हैं। ये आज हमारे 10 महीना से किसान लोग ये धरना पर मर रहे हैं। अगर हमको उससे निजात नहीं मिल रहा है तो हम क्यों नहीं चंपारण के धरती से चले और आज़ादी का बिगुल फूके और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। इसलिए किसान को हम लोग भी हौसला देंगे, मजबूत करेंगे और इसका अंजाम हम किसान लोग जो बनारस तक जाएगा और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जय जय। आप लोग अभी चंद्रहिया पहुंचे हैं, चंद्रहिया का क्या महत्व है? इसके बारे में बताते हुए आप जरा ये बताइए कि जो किसानों का जो जत्था है जो बनारस की तरफ जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? किसान के खिलाफ लगभग 1 साल पहले मोदी सरकार ने 3 काले कानून बना दिए हैं। वो तीनों कानून किसान के विरोध के हैं। उसको समाप्त करने के लिए यह पदयात्रा है और देश भर के किसान इसमें शामिल हैं। एक किसान मोतिहारी से गांधी स्मारक से फूल माला चढ़ा करके चढ़ैया की धरती पर पहुंचे हैं और चढ़ैया यही चढ़ैया जहां 104 साल पहले गांधी जी आए थे और यहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था किसानों के हित में 3 कठिया कानून हटाने के लिए। यहीं से वारंट उनके ऊपर वारंट हो गया, यहाँ से अरेस्ट होके मोतिहारी गए। वहाँ यहाँ के जनता हजारों की संख्या में जा कर के उनके साथ वहाँ पहुँचे। कोर्ट ने गांधी जी को उसी समय मुक्त किया और उसके बाद जो है सो 3। कहाँ से आए बाबा? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं। चंपारण की धरती आप आए हैं, चंपारण की धरती को क्यों चुना है आपने? अब देश में आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी और अहिंसात्मक तरीके से लड़ी थी। चंपारण में चूँकि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था तो अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने लड़ा और कामयाबी मिली। और उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो मध्य प्रदेश से सहित मतलब पूरे देश में मोदी जी ने लागू कर रखा है, उसके खिलाफ में दिल्ली में हमारे किसान 10 महीने से बैठे हुए हैं आंदोलन में, उनके समर्थन में और पूरे देश में जन जागरण करने के लिए। और यहाँ से महात्मा गांधी का मतलब एक जो पवित्र धरती है, यहाँ का आशीर्वाद लेकर के, यहाँ से प्रेरणा लेकर के हम सारे किसान लोग मोदी के जो चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र बनारस जाएंगे और जो बॉर्डर दिल्ली में बैठे हैं किसान, उसी तरह का बॉर्डर हम लोग बनारस में बनाएंगे और वहाँ से हम एक मैसेज करेंगे कि भाग मोदी भाग। जो किसान के विरोध में बात करेगा वो सत्ता पे नहीं रहेगा। इस पदयात्रा का औचित्य है कि चूँकि चंपारण से एक बार 104 साल पहले क्रांति चालू हुई थी, महात्मा गांधी आए थे किसानों की समस्या को सुनकर, किसानों की समस्या को याद देने के लिए। और 104 साल बाद फिर एक ऐसी सरकार आई है जो
अंग्रेज की तरह किसान पर अत्याचार कर रही है और ऐसे कानून ला रही है जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तिरकठिया कानून की तरह ये भी कानून है, उसको दूर करने के लिए, उसको वापस करने के लिए यह पदयात्रा चालू है। और चंपारण की धरती जो क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से जो आंदोलन चालू होगी पूरे देश में फैलेगी और इस सरकार का अंत होगा और कृषि बिल तीनों वापस होंगे। इसी उद्देश्य से यह यात्रा जारी बनारस तक। और पूरा किसान संघर्ष समिति जो चंपारण की समिति है, पूरे बिहार की किसान संगठन समिति है, इसमें लगा हुआ है और यहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरा किसान संघर्ष समिति में लगा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पत्रकारिता की दशा दिशा पर परिचर्चा। 75 साल आज़ादी के पूरे हो गए हैं और ये 75 साल आज़ादी पत्रकारिता का भी देन है कि आज हम आज़ादी महसूस कर रहे हैं। इस आज़ादी के लिए मोतिहारी जिला मुख्यालय के एक सभागार में एनयूजे बिहार की पूर्वी चंपारण इकाई के तत्वाधान में 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 साल की आज़ादी में पत्रकारिता की दशा दिशा पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनयूजे पूर्वी चंपारण के जिला संयोजक राजन दत्त द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि गुलाम भारत में पत्रकारिता ने ही स्वतंत्रता की नींव रखी है और आज हम आज़ाद हैं। वरीय पत्रकार अशोक वर्मा ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता पर कारपोरेट घराने का वर्चस्व है। वर्चस्व से हटकर गुलाम हो रहे पत्रकारिता को आज़ादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दौर था जब चंपारण में पंडित राजकुमार शुक्ल, पीर मोहम्मद, मुनीस सहित 3 पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता से नीलहों के अत्याचार की खबर महात्मा गांधी तक पहुँचाई थी। अंततः उनकी पत्रकारिता से चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन का स्वरूप दिया और हम आज़ाद हुए। यानी हर समय पत्रकारों को अपने स्थान, समाज, राज्य एवं देश के हित में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एनयूजे पूर्वी चंपारण के जिला सह संयोजक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता को नया आयाम दिया है, लेकिन बगैर साक्ष्य और पक्ष की पत्रकारिता करना कहीं से ठीक नहीं है। हम पत्रकारों को चाहिए कि पत्रकारिता को संस्कार और संस्कृति को सुदृढ़ बनाने का मजबूती से यत्न करें। मौके पर पत्रकारों में नरेंद्र झा, आनंद प्रकाश, विजय पांडे, संजय सिंह, दिनेश्वर प्रसाद, ओम प्रकाश मिश्र, विजय मिश्र, रुपेश तिवारी, प्रभात रंजन, मनोज कुमार आदि मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन वरीय पत्रकार विनोद कुमार सिंह ने किया। वह संयम के साथ करें क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा मिशन चीज है। समाज, सरकार और इस बीच के हम कड़ी हैं। हम अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए जहाँ जहाँ भी काम कमी नजर आवे उस पर अगर गहरी नजर रखेंगे, उनको बैठा के समझाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पत्रकारिता अपने मिशन पर आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। और देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो इतिहास को लोगों ने बदल दिया। ठीक है, राजकुमार शुक्ल गए, गांधी जी को बुला कर लाए, लेकिन राजकुमार शुक्ल जी को प्रेरणा कहाँ से मिली? पीर मोहम्मद मुनीस का लेख छपा प्रताप में, उस अखबार को लेकर के गांधी जी के पास गए और गांधी जी उसको जब पढ़े तब देखे कि अरे चंपारण में ऐसा हो रहा है। फिर उनका प्रोग्राम बना चंपारण आने के लिए। तो क्रेडिट तो पत्रकार को जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो सफल हुआ, इसकी शुरुआत कलम से हुई और पीर मोहम्मद मुनीस के कलम से हुई। ठीक है, निमित्त बने राजकुमार शुक्ल, ये बात सही है, लेकर के